सबसे पहले सौरभ जी आपके ही पास हम आएंगे और आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो एनडीए है उसमें पूरी तरह से जो है सहमति बन गई है, और वहीं हम अघाड़ी में देख रहे हैं जो कि शिवसेना उद्धव गुट है, उनमें सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही, जबकि संजय राउत ने कहा था कि अब सहमति बन जाएगी और जल्द ही सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। कुछ सीटों को लेकर के जो है वो पेच फंसा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप महाराष्ट्र के महाभारत को? देखिए, महाराष्ट्र का महाभारत तो आप कह रही हैं, ठीक है। मुझे लगता है कांग्रेस इंडिया अलायंस का महाभारत कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इसमें, जो अगर कैप्शन चलाएंगे इंडिया अलायंस का महाभारत। क्योंकि अभी आपने ही कहा कि जो एनडीए है उसने तो सुलझा ली है सारी बातों को, और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता है। चुनाव में जब भी जाते हैं उसके पहले जो है जो एनडीए अलायंस है उसके अंदर जितनी गठबंधन की पार्टियां हैं, बाकायदे सम्मान, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई मजबूरी हो, सम्मान के साथ उनको लगता है कि हम सम्मानजनक स्थिति में है, वहां पर वो मिलकर के फिर चुनाव लड़ने के लिए चुनाव की व्यवस्था में जाते हैं। और हर बार हम लगातार देखते हैं कि जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर जैसे ही चुनाव आने वाला है उसके पहले ही सीटों को लेकर के, बंटवारे को लेकर के आपस में जो है खींचतान चलने लगती है। सौरभ जी, आप एनडीए को जितना स्मूथली बता रहे हैं, इतना क्या स्मूथली वाकई तस्वीर दिखती है? चाहे वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर में तो एक बार जो है पूरी सूची आ जाती है, उसके बाद वापस लेना पड़ता है, उसके बाद समझाना पड़ता है, फिर वही सूची जारी करते हैं। तो इतना भी स्मूथ नहीं है जितना स्मूथ आप यहाँ पर बता रहे हैं। नहीं, आप देखिए किरण जी, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ, देखिए राजनीति में कोई व्यक्ति आता है उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, निश्चित रूप से उठापटक होगी। मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ अच्छा, लेकिन उनको मना लिया जाता है, सम्मान पूर्वक मना लिया जाता है। ऐसी स्थिति देखने को नहीं आती है। एक लिस्ट वापस लेने के बाद भी जम्मू कश्मीर में क्या पार्टी के अंदर कोई घमासान हुआ? हरियाणा में लगातार इतनी बातें कही गई, लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति ने उठ करके अनिल विज जी को लेकर के इतनी चर्चाएं फैलाई गई थी? आज अनिल विज जी जो अच्छा सम्मान जो है वो मुख्यमंत्री को स्वीकार करते हो, और अब आज मंत्रिमंडल में वो है, काम कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितनी गठबंधन की उनकी सहयोगी पार्टियां हैं, वो सम्मानित तरीके से सीटों के बंटवारे को, अगर नाराजगी होती है, नाराजगी निश्चित रूप से, लेकिन इसको मनाने का तरीका जो है वो संगठन बहुत अच्छे तरीके से करता है। जहां तक महाराष्ट्र की स्थिति है, देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे, भाई सही बात है, अगर आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर रहे हैं तो उनको कम सीटों पर क्यों लड़ा रहे हैं? आप कह रहे हैं वो 70-80 सीटों पर लड़े, कांग्रेस पार्टी 120 सीटों पर लड़े, ये तो कहीं से तालमेल वाली बात नहीं है। अरे भाई 20-25 सीटें आप अपनी कम करिए, 20-25 सीटें उद्धव ठाकरे की बढ़ाइए। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ जो ऐसे इलेक्शन के टाइम में, रिजल्ट के टाइम में गिरता है, आप यहां पर सीटों में भी कम करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस इसको लेकर के मानने को तैयार नहीं। प्रेम जी, आपका रुख करेंगे। हमेशा इंडी गठबंधन के अंदर में ये स्थिति क्यों आ जाती है कि सीटों को लेकर के आखिरी वक्त तक जो है माथापच्ची देखते हैं? यहां पर अभी तक संजय राउत ने कह दिया था कि देर शाम, और मुझे लग रहा है ये परसों की बात है जब उन्होंने कहा कि देर शाम हम सब कुछ सुलझा लेंगे। कल भी बैठकों का दौर चला, लगभग जो सीटें हैं कांग्रेस 100 से 105 है, शिवसेना 96 से 100 के करीब है, एनसीपी शरद पवार का जो गुट है उसमें 80 से 85 के करीब सीटें हैं, अन्य यानी 3 से 6, यानी इसमें समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। जो मांग वो 12 सीटों की कर रहे थे, इसको लेकर के हमेशा से माथापच्ची देखने को मिलती है। इंडी गठबंधन में ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है? स्थिति तो बल्कि उलट दिखती है। महायुति में अब तक जो सीटों की घोषणा क्या साझा रूप में हुई? बीजेपी ने 99 घोषित कर दिया और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की 45 की सूची आ गई। कुल मिला के 288 में 144 नाम घोषित हुए। अजित पवार ने अभी एक भी नाम नहीं तय किए, तो वहां तो एक तरह से आ ही नहीं रहा है। और बीजेपी ने जो 99 घोषित किए, अपने उन सीटों पर जो उनके ऑलरेडी विधायक हैं और 3 के टिकट काटे और घोषित किए, तो बाकी सीटों पर तो सहमति ही नहीं बन पा रही है उनकी। वो तो सरकार में है, उनको तो सबसे पहले सहमति लेके आना चाहिए था। दूसरी तरफ कल की जो रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से महाविकास आघाड़ी ने जो आपने जो रेंज बताई कि इस रेंज में सीटों का फार्मूला तय हो गया है, ये बता दिया गया। अब ये रेंज क्यों है? ये रेंज सिर्फ इसलिए है कि कई सीटों पर यही लोग फर्स्ट और सेकंड हैं, तो दोनों में कोई पक्ष छोड़ना नहीं चाहता कि कौन लड़े। तो इसमें जब बीते दिनों संजय राउत और नाना पटोले के बीच में बीते शनिवार में विदर्भ की सीटों को लेकर के तू मैं हो गई थी, उसके बाद आलाकमान ने भी हस्तक्षेप किया और बाला साहब थोराट को थोड़ा सा पावर दिया कि आप इसको नेगोशिएट कीजिए
फिर सब लोग दिल्ली आए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को इन लोगों ने बताया अपने आलाकमान को कि वहां हमारी जीती हुई सीट भी खतरे में है। अगर हम महाविकास अघाड़ी के लिए को बचाने की कोशिश करें तो हमें जीती हुई सीट भी छोड़नी पड़ेगी। तो आलाकमान ने कहा साफ तौर पर, हम तो सोचे थे कि आप ऐसा मन बना के आए होंगे, तैयारी के साथ आए होंगे, और जाइए जीती हुई सीट भी छोड़नी पड़े तब भी हमारे लिए महाविकास अघाड़ी महत्वपूर्ण है। तो इतना स्पष्ट निर्देश देने के बाद ये फार्मूला आया है। और आज जब वायनाड में नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा प्रियंका गांधी का, उसके बाद सीटों की घोषणा हो जाएगी। इधर से अब बातें क्लियर हैं, मतलब बस समय का इंतजार है। सहमति भी हो गई यहाँ तक कि जीती हुई चलिए, तो सीट इस बात को हम छोड़ने के लिए समझेंगे तैयार कि कांग्रेस जिस तरह से सबसे ज्यादा सीटों के साथ, अगर यही जो अभी तक मैंने आंकड़े यहाँ पर बताए हैं, डाटा जो बताया है कि कितनी सीटों पे कांग्रेस उतरी है, शिवसेना जो उद्धव गुट है वो कितनी सीटों पे है, शरद पवार का गुट जो है वो कितनी सीटों पे है, अगर इसी आधार पे है तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा नंबर्स के साथ जो है वो सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। तो इसका अर्थ आखिरकार क्या निकलता है? लेकिन इससे पहले मुमताज जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं 45 सीटों पर एकनाथ शिंदे जी ने जो है उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन अब तक क्योंकि आपका जो अलायंस है वो बीजेपी के साथ है, तो ये समझना होगा बीजेपी का फॉर्मूला ऑलवेज परिवारवाद जो है उसके अगेंस्ट में रहता है। आपसे ये मुझे समझना है कि आप लोगों ने ज्यादा सीटें जो उम्मीदवार उतारे हैं वो तो परिवार जो है उनको दिया है, खासतौर से इनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, इस तरह की जो लिस्ट है वो सामने निकल के आई है। चाहे मैं बात यहाँ चिमन राव पाटिल की कर लूं, जो कि अमोल पाटिल है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल जो है उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दे दिया गया। पैठन सीट से भी जो है पुत्र, उनको टिकट यहां पर दिया गया है। तो ये क्यों है? क्या परिवारवाद को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि परिवारवाद की बात जो लोग करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि कौन सियासत कर रहा है, कौन राजनीति में है, कौन लोगों के बीच में है, कौन काम कर रहा है। जो लोग काम करते हैं उन्हीं को टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पैराशूट से ला करके, कुछ पार्टियों में पैराशूट से लोगों को लाया जाता है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं चाहे जिधर के हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, अगर आईएएस का लड़का आईएएस बन जाए तो क्या ये परिवारवाद हो गया? अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो ये परिवारवाद हो गया। अगर ब्राह्मण घर का लड़का जो है वो भी संत महात्मा बन जाए तो परिवारवाद हो गया। भाई, परिवारवाद का क्या मतलब है? सवाल यह है कि अगर किसी लड़के की इच्छा यह है कि साहब हम भी जो है सेवा करना चाहते हैं, आकर के समाज सेवा, हम भी राजनीति में जो है आकर के देश सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें कहां से बुराई है? परिवारवाद क्या चीज है? मुझे लग रहा है कि ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। टिकट उसी को दिया जाता है कि जो लोगों के दरमियान में जाते हैं, जो लोगों के बीच में जाते हैं। उद्धव ठाकरे आप देख लीजिए, क्या है, उद्धव ठाकरे भी, उनका बेटा भी, तो ये हर जगह होता है। नहीं, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं ना यहाँ पर मुमताज जी, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से हम बात कर ले हुड्डा की, हुड्डा ने अपने बेटे को दिया, या फिर इसी तरह से हम कांग्रेस के अंदर में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से जब भी चुनावी मैदान में सब जाते हैं, बीजेपी हमेशा से ये कहती है कि कांग्रेस परिवारवाद को लेकर चलती है। गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकल के आ पाए। जनता के बीच में जब आप ये मैसेज देते हैं तो आप खुद इस मैसेज से सबक नहीं लेते और खुद आप यहां पर जो है परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं अपनी तरफ से कि देखिए जो काम करता है उसको मिलना चाहिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो ये तो कांग्रेस पे भी लागू होना चाहिए ना। देखिए, ऐसा है, जो आप बात कर रही हैं, एक उम्मीदवार बनना और एक ये कि राजशाही चलाना, ये दोनों बड़ा फर्क हो गया। दोनों में बड़ा फर्क हो गया कि साहब जो है हम ही जो कुछ करेंगे। अब आप बात देखिए कि खड़गे प्रेसिडेंट है, लेकिन आप जाके पूछ लीजिए क्या एक भी फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे ले रहे हैं? नहीं ले रहे। उनके पास जाइए तो कहते हैं भाई आखिरी फैसला तो राहुल जी करेंगे। अरे तो तुम अध्यक्ष क्यों बने हो भाई? कि क्या जरूरत है आपके? फिर आज पता ही नहीं चल रहा। कांग्रेस की बात कीजिए तो आप देखिए कि वहां सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, वहां अभी फैसला लेने की जब बात आएगी तो मालूम नहीं चल रहा है सोनिया जी टिक मारती हैं, मालूम नहीं चल रहा है कि प्रियंका गांधी टिक मारती हैं, मालूम नहीं चल रहा है कि राहुल गांधी टिक, भाई कौन और इसके अलावा भी छोड़िए, ये तीनों के बारे में ये है कि ये खुद से कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि इनके जो इर्द गिर्द चंडाल चौकड़ी वो जो है वो फैसले लेती है। वो जब पास करती है तब जा करके वो जैसे फाइल नहीं होती